everyone, welcome to our new session of KCC Tutorials। बच्चों, आज हम लोग 9वीं कक्षा का मराठी अक्षर भारती का तीसरा पाठ बेटा मी ऐकतो आहे ये पढ़ने जा रहे हैं। इस वीडियो में ये पाठ हम पढ़ेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट है कि आपको अगर हमारे वीडियोस अच्छे लगते हो, इसका फ़ायदा होता हो, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का पाठ, जिसका नाम है बेटा मी ऐकतो आहे, मतलब बेटा मैं सुन रहा हूँ। ऐकणे मतलब हिंदी में सुन रहा हूँ, लिसन। तो ये जो पाठ है ये लिखा गया है व.पू. काळे इनके द्वारा। बहुत ही प्रसिद्ध और अच्छे लेखक थे ये व.पू. काळे। बहुत किताब इनकी बहुत फेमस है। अच्छे लेखक, निबंधकार, नाटककार, बहुत सारे किताबें इनकी बहुत प्रसिद्ध है। बहुत ही अच्छे श्रेष्ठ लेखक थे ये व.पू. काळे, वसंत पुरुषोत्तम काळे। इनका जन्म 1932 में हुआ था और इनकी मृत्यु 2001 में हुई थी। ये इनके बारे में देखिए, जानते हैं कौन थे ये व.पू. काळे, जिन्होंने ये पाठ लिखा है। कथा लेखक, ये कथा लिखते थे, स्टोरी राइटिंग। निबंधकार, नाटककार, कादंबरी मतलब नॉवेल भी लिखते थे। व.पू. काळे की बहुत सारी कादंबरी मतलब बहुत प्रसिद्ध है। इनके सभी किताबें बहुत प्रसिद्ध है। इनका लेखन बहुत ऐसे अट्रैक्टिव होता है, आकर्षित करने वाला होता है। देखिए आगे, लोंबकळणारी माणसं पण माझ्या हातांनी, पेन सलामत तो, गुलमोहर, कर्मचारी, कारे भुललासी, ऐक सखे, वन फॉर द रोड, माया बाजार, स्वर, संवादिनी, वलय इत्यादि कथा संग्रह, ये सभी इनके कथा संग्रह प्रसिद्ध है, प्रकाशित हुए हैं। ही वाट एकटेची, पार्टनर इत्यादि कादंबरी लेखन प्रसिद्ध। आकर्षक कथानके, ओघवती निवेदन शैली आणि चटपटीत संवाद, यामुळे त्यांच्या कथा वाचक प्रिय आहेत। आकर्षक कथानके मतलब इनकी जो स्टोरीज होती है ये बहुत ही आकर्षक मतलब अट्रैक्टिव होती है। और ओघवती निवेदन शैली, ओघवती मतलब ऐसी कि जैसे पढ़ते ही जाए, ऐसी इनकी भाषा होती है लिखने की। आणि चटपटीत संवाद मतलब इनके जो भी कन्वर्सेशन अगर आते हैं लिखने में तो ये बहुत अच्छे होते हैं, मज़ेदार होते हैं। इसी के कारण ये वाचक प्रिय है, मतलब लोगों को इनको पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। तो इस लेसन में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस लेसन में एक ऐसे बच्चे की स्टोरी बताई गई है। एक ऐसा लड़का जो संगीत पर बहुत ज़्यादा प्यार करता है, जिसे संगीत से बहुत ज़्यादा लगाव है, और इसके पिताजी को भी संगीत से बहुत ज़्यादा लगाव है। इस बच्चे से भी ज़्यादा उस बच्चे के पिताजी को बहुत ज़्यादा संगीत से लगाव है। लेकिन एक एक्सीडेंट के कारण ये इनके पिताजी जो है ये संगीत में उतना आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन मतलब संगीत सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, इसी के कारण, एक्सीडेंट के कारण। तो ये संगीत से जो दूर होते हैं एक्सीडेंट के कारण, तो उन्हें अच्छा लगने के लिए, उनके मन को शांति मिलने के लिए, उनको सुख मिलने के लिए ये जो बच्चा होता है ये कैसे कष्ट करता है, मेहनत करता है कि संगीत में मैं कुछ आगे बढ़ूँ, मैं कुछ करूँ संगीत में अपने पिताजी के लिए, क्योंकि उनको संगीत बहुत पसंद था। तो इसी बात का सभी वर्णन इस कथा में आया हुआ है। ये कथा बताई गई है। देखिए अभी यहाँ पर स्टोरी में क्या है। संगीत कलेवर जीवापाड प्रेम करणारे वडील व त्यांच्या अपघातामुळे संगीत सेवेपासून अंतरलेल्या वडिलांच्या सौख्यासाठी धडपडणारा मुलगा। दो पात्र है इस कथा में। संगीत पर बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले ये वडील मतलब पिताजी है, और उनका बेटा जो इनके एक्सीडेंट के कारण, इस पिताजी के एक्सीडेंट के कारण ये संगीत से दूर हो चुके हैं। तो उनको सुख मिलने के लिए मेहनत करने वाला, कष्ट करने वाला इनका लड़का। इन दो कैरेक्टर्स पे ये स्टोरी रची हुई है। यांचे भावस्पर्शी वर्णन प्रस्तुत पाठात लेखकांनी केले आहे। इसका वर्णन लेखक ने इस पाठ में किया गया है। अभी हम पाठ शुरू करते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा और सुंदर पाठ है, जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए, तिसरी घंटा घणघणली व बाहेरचा संमिश्र कोलाहल बंद पडला। तीसरी घंटा कब होती है? जब नाटक शुरू होने वाला होता है। नाटक अगर आपने कभी देखा होगा तो आपको पता होगा कि तीसरी घंटा मतलब अभी नाटक शुरू होने वाला होता है। 3 घंटा होती है नाटक में।
तीसरी घंटा जब होती है तो नाटक शुरू होने वाला होता है, इसका पर्दा निकल जाता है। जब भी थिएटर्स में नाटक होते हैं, रोल प्ले होते हैं, नाटक होते हैं, तो इसका पर्दा हट जाता है तीसरी घंटा के बाद। तो ये तीसरी घंटा घंघंडली मतलब इसका आवाज़ हुआ, और बाहर का जो आवाज़ था सम्मिश्र कोलाहल, सम्मिश्र मतलब सभी का मिक्स हुआ आवाज़ था, कोलाहल मतलब कलकलाट था, मतलब जो भी बाहर से आवाज़ें आ रही थी, नॉइज़ था, ये बंद हो गया। उगीचच इकडून तिकडे वळणाऱ्या माना स्टेजच्या दिशेकडे स्थिर झाल्या। और यहाँ वहाँ देखने वाले लोग जो आगे बैठे हुए होते हैं एज अ व्यूअर्स, मतलब एज अ गेस्ट, जो भी बैठे हुए रहते हैं देखने के लिए, जो भी ऑडियंस है बैठा हुआ सामने, ये इधर उधर देखता रहता है, बातें करता रहता है जब तक स्टेज पर कुछ शुरू ना हो। तो ये सभी जो लोग थे ये सभी शांत हो गए और ये स्टेज की तरफ देखने लगे सभी ऑडियन्स। लोकांचे लक्ष आता आपल्याकडे आहे याची खात्री वाटताच मी गंभीर आवाज़ात बोलायला सुरुवात केली। जब लोगों का ध्यान मेरी तरफ आ गया, लेखक बता रहे हैं कि लोगों का ध्यान जब मेरी तरफ आ गया, इस बात का मुझे जब विश्वास हुआ तब मैंने बोलना शुरू कर दिया। देखिए लेखक ने क्या कहा, क्या बोलते हैं लेखक, सभ्य स्त्री पुरुष हो, मतलब सज्जन स्त्री पुरुष, माझ्या वादन विद्यालयाचा हा पहिलाच जाहीर कार्यक्रम आहे। मेरे संगीत वाद्य विद्यालय का पहला ही ये जाहिर कार्यक्रम है। जाहिर कार्यक्रम मतलब जो बड़े पैमाने पर बाहर ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। जाहिर मतलब पब्लिश किया जाता है, उसे जाहिर कार्यक्रम कहते हैं। तो ये इनका पहला ही कार्यक्रम था। तो ये कहते हैं कि सज्जन स्त्री पुरुष, आप ये जो मेरा वादन विद्यालय है, संगीत वादन विद्यालय जहाँ पर संगीत सिखाया जाता है, तो ये विद्यालय का मेरा पहला ही जाहिर कार्यक्रम है, मतलब पब्लिकली जो किया जाने वाला पहला कार्यक्रम है। आपल्या चरणी ही कला सादर करताना मला अतिशय आनंद वाटत आहे, और मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि मैं आपके सामने ये प्रस्तुत कर सकता हूँ। देखिए लेखक कह रहे हैं, आपण शांतपणाने या सर्व कार्यक्रमाचा आस्वाद घ्यावा अशी आपल्याला नम्र विनंती करून मी कार्यक्रमाला सुरुवात करतो। तो ये मेरा पहला ही कार्यक्रम है, और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग शांति से मन लगा के ये कार्यक्रम देखेंगे। और मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत करता हूँ ऐसे ही आपको विनती करके कि आप सभी लोग शांति से इस कार्यक्रम का आस्वाद लेंगे, मतलब ये कार्यक्रम सुनेंगे। और इसी के साथ मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत करता हूँ। आजच्या कार्यक्रमाची सुरुवात शिरीष भागवत याच्या फिडल वादनाने होईल। इन्होंने बता दिया कि आज के कार्यक्रम की शुरुआत कौन करेगा, शिरीष भागवत। ये जो लड़का है यही इस स्टोरी का मेन रोल है। ये शिरीष भागवत और इसके पिताजी, इन्हीं दो कैरेक्टर्स पे ये स्टोरी है। देखिए ये शिरीष भागवत अभी संगीत अपना पेश करेगा, अपनी कला पेश करेगा। हा विद्यार्थी, देखिए लेखक बता रहे हैं इसके बारे में, हा विद्यार्थी माझ्या विद्यालयात नुकताच शिकायला आला आहे। कलेच्या प्रांतातील हा नवखा मुसाफिर आहे हे लक्षात घेऊन आपण त्याच्या हुशारीचे कौतुक करावे ही विनंती। देखिए लेखक ने इसको इंट्रोड्यूस कर दिया है कि शिरीष भागवत अभी गाना गाने के लिए, मतलब जो भी गाना गाना है, एक अगर कोई इंस्ट्रूमेंट बजा के दिखाना है, जो भी है इसकी कला ये सादर करने के लिए, प्रस्तुत करने के लिए आगे आने वाला है। तो ये बता देते हैं लेखक कि कले के इस क्षेत्र में ये जो नया आया हुआ शिरीष भागवत है, ये मेरा ऐसा नया विद्यार्थी है, मतलब नवखा मुसाफिर है, मतलब क्या, नया आया हुआ ये लड़का है, ये स्टूडेंट है मेरा। नवखा मतलब नया, मुसाफिर मतलब इस क्षेत्र में आने वाला, संगीत के क्षेत्र में आने वाला, ये नवखा मुसाफिर है, मतलब नया आया हुआ बच्चा है, स्टूडेंट है, मेरा छात्र है। इस बात को ध्यान रखते हुए आपको इसकी वाहवाह करनी है, इसकी प्रशंसा करनी है, ऐसा ये कहते हैं। इसकी जो होशियारी है, इस बात पे आपको गौर करना है कि ये नया स्टूडेंट है। तो ऐसी विनती करके ये बोलते हैं कि एवढे बोलून मी शिरीषकडे पाहिले। और आगे देखिए क्या होता है। मला या मुलाची अतिशय भीती वाटत होती। लेखक कह रहे हैं कि मुझे इस बच्चे का बहुत डर लग रहा था। क्यों? खरे सांगायचे म्हणजे माझ्या मनातून मला शिरीषला कार्यक्रम द्यायचाच नव्हता, कारण नुकताच शिकायला आलेला हा विद्यार्थी माझ्या विद्यालयाचे नाव खराब करील याची मला खात्री होती, म्हणूनच मी त्याला कार्यक्रम देण्याचे टाळत होतो। देखिए लेखक क्या कह रहे हैं कि ये जो शिरीष भागवत है, ये तो अभी रिसेंटली आया हुआ नया स्टूडेंट है शिरीष भागवत।
तो इसको अगर पब्लिकली स्टार्ट होने वाला पहला ही कार्यक्रम है जो कि लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाने वाला है, प्रेजेंट किया जाने वाला है, तो फर्स्ट इम्प्रेशन ही लास्ट इम्प्रेशन होता है। इसी के कारण लेखक क्या कह रहे हैं कि मुझे इस इच्छा नहीं थी कि शिरीष भागवत को कार्यक्रम दिया जाए, मतलब उस कार्यक्रम में अपनी कला सादर करने का उसे मौका दिया जाए, ऐसी मेरी इच्छा नहीं थी। क्यों? क्योंकि ये नया आया हुआ विद्यार्थी है और कहीं ये इससे कुछ गलतियां हो गई तो कहीं मेरे विद्यालय का नाम खराब ना हो जाए। मेरे विद्यालय का ये जो नाम है संगीत विद्यालय, मतलब इसकी जो भी इसकी कीमत है, मतलब लोग इसको मानते हैं, ये ख़राब ना हो जाए। इसके कारण लेखक कह रहे हैं कि मुझे इसको कार्यक्रम देना ही नहीं था क्योंकि ये नया आया हुआ स्टुडंट है। मी शिरीषकडे पाहिले, लेखक बोल रहे देखिए, मी शिरीषकडे पाहिले, त्याच्या चेहऱ्यावर धीटपणा व आत्मविश्वास पुरेपूर प्रतिबिंबित झाला होता। लेकिन ये जो शिरीष था, शिरीष भागवत, भले ये नया आया हुआ था लेकिन इससे कॉन्फिडेंस था। आत्मविश्वास मतलब क्या? कॉन्फिडेंस। धीटपणा मतलब क्या? थोड़ा सा उसमें साहस था। इसके चेहरे पर साहस और कॉन्फिडेंस दोनों ही बहुत अच्छी तरह से दिख रहे थे कि ये इतने सारे लोगों के सामने अपनी कला अच्छी तरह से पेश कर सकता है। इतना कॉन्फिडन्स उसके चेहरे पर मुझे दिख रहा था। पण त्याचे हे अवसान फार वेळ राहणार नाही हे मी ओळखून होतो। लेकिन लेखक क्या कह रहे देखिए, लेकिन इसकी ये जो बातें हैं, इसके चेहरे पर जो कॉन्फिडेंस है, जो साहसी वृत्ति है, ये बहुत कम देर तक टिकने वाली है। ऐसा लेखक को लग रहा था कि जब ये लोगों को देखेगा, ऑडियंस को देखेगा, सामने बैठे हुए प्रेक्षकों को देखेगा तो ये थोड़ा सा डर जाएगा, ऐसा लेखक को लग रहा था। देखिए, पडदा वर जाऊन बाहेरचा श्रोतृवृंद नजरेला पडताच त्याचा हा धीर सुटेल याची मला खात्री होती। लेखक कह रहे थे कि मुझे यकीन था कि जब पर्दा निकलेगा, स्टेज पर पर्दा लगा हुआ रहता है, जब अभी स्टार्ट नहीं हुआ है कार्यक्रम, जो भी फंक्शन है ये अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, तो ये जो पर्दा हटाने के बाद जब ये श्रोतृवृंद देखेगा, श्रोतृवृंद मतलब ऑडियंस, जो आगे सामने बैठे हुए प्रेक्षक है, श्रोतृवृंद उनको कहते हैं। श्रोतु मतलब सुनने वाले, वृंद, श्रोतृवृंद मतलब क्या? ग्रुप ऑफ लिसनर्स, मतलब जो भी आगे बैठा हुआ ऑडियंस है, ये ऑडियंस को देखने के बाद इसका जो साहस है ये टूट जाएगा, इसका आत्मविश्वास टूट जाएगा, ऐसा उनको यकीन था। शिरीषने खून करताच मी पडदेवाल्याला इशारा केला आणि पडदा झरझर वर गेला। शिरीष ने कहा कि हाँ ठीक है, अभी चालू कर दो। ऐसा कहने के बाद मैंने जो पर्दा निकालने वाला इंसान होता है उसे इशारा कर दिया, मतलब कि पर्दा ऊपर उठाया जाए, और पर्दा जो था वो हल्के से वो ऊपर जाता है। फुटलाईटचा झगझगीत प्रकाश डोळ्यांवर पडताच शिरीषने डोळे मिटून घेतले, और जब लाइट्स सभी कॉन्सेंट्रेट हुई शिरीष पर, तो शिरीष ने अपनी आंखें बंद कर दी क्योंकि अभी तक पर्दा था तो पर्दे के कारण लाइट्स नहीं आती थी अंदर। और जब पर्दा निकल गया तो सभी जो लाइट्स वहाँ पर होती थी, फुट लाइट्स, मतलब जो सामने लगी हुई लाइट्स रहती है, ये आने के बाद ये गिरने के बाद उसकी आंखें एकदम से बंद हो गई। त्या प्रकाशाची डोळ्यांना जराशी सवय झाल्यावर शिरीषला सबंध श्रोतृवृंद दिसला, और 5 मिनट के बाद ये जो रोशनी है ये आँखों में नहीं जाती है। फिर उसके बाद शिरीष ने जब देखा तो सभी ऑडियंस उसको दिख गया, सभी श्रोतृवृंद, सभी लोग बैठे हुए उसको दिख गए, आणि त्याच क्षणी त्याच्या मनाची झालेली चलबिचल त्याच्या चेहऱ्यावर स्पष्ट दिसू लागली। जैसा ही लेखक को लग रहा था कि ये गड़बड़ा जाएगा, ये घबरा जाएगा, और जैसे ही इसने ऑडियंस को देखा तो उसके मन की जो चंचलता थी, चल बिचल मतलब क्या? चंचलता, उसका मन ललचाने लगा, उसके मन की चंचलता होने लगी, और ये चंचलता उसके चेहरे पर स्पष्ट रूप से दिख रही थी, एकदम साफ दिख रही थी। तो गडबडून गेला आहे हे मी ओळखले, ये गडबडा गया है, घबरा गया है, ये मैंने जान लिया। त्याला आता सावरून धरणे शिक्षक या नात्याने माझे कर्तव्य होते। जबकि ये लेखक इसके शिक्षक थे, मतलब गुरु थे, इन्होंने संगीत विद्या सिखाई थी उसको, तो इसको संभालना, सावरून धरने मतलब क्या? इसको संभालना ये मेरा प्रथम कर्तव्य था। तो लेखक अभी क्या कहते देखिए इस शिरीष भागवत को, मी तंबोऱ्यावाल्याला व तबलेवाल्याला खून केली, मतलब अभी तुम गाना बजाने के लिए शुरू हो जाओ। तो खून केली मतलब क्या? इशारा करना। तंबोऱ्याचा धीर गंभीर आवाज़ घूमू लागला, तो तंबोरा वाले ने ये बजाना शुरू कर दिया, तंबोरा बजाना शुरू कर दिया, और इसका आवाज़ शुरू हो गया। शिरीषने डोळे मिटून कुणाचे तरी ध्यान केल्यासारखे दिसले।
देखिए यहाँ पर ये बात इंपॉर्टेंट है। शिरीष ने क्या किया, जब ये गड़बड़ा जाता है तो इसने अपनी आंखें बंद कर दी। अपनी आंखें बंद करने के बाद किसी का तो ध्यान इसने अपने मन में किया और आगे पुन्हा त्याचा चेहरा पूर्वीच्या आत्मविश्वासाने न्हाऊन निघाला व हलकेच त्याने षडज लावला। तो ये जो शिरीष है इसने अपनी आंखें बंद कर दी और किसी का तो ध्यान किया, और ध्यान करने के बाद उसका जो चेहरा है वो फिर से कॉन्फिडेंस से भर गया, उसमें आत्मविश्वास आ गया, उसके मन में एनर्जी आ गई, मतलब ये आत्मविश्वास उसके मन में आ गया और धीरे से उसने षडज लगा दिया। एका 10 ते 12 वर्षाच्या मुलाने शांतपणे वाजवायला सुरुवात केलेली पाहून लोक शांत बसले। तो ये जो 10-12 साल का लड़का था शिरीष, ये बजाना शुरू कर दिया इसने। तो शुरू कर दिया तो सभी लोग सुनने लगे शांति से, शांत होकर चुप बैठकर ये इसकी जो कला थी ये सुनने लगे। धीमेपणाने शिरीषने भूप रागातली गत वाजवायला सुरुवात केली। तो धीमेपणाने मतलब धीमे से, मतलब हल्के से, धीरे से शिरीष ने क्या किया, भूप राग गाना शुरू कर दिया। भूप रागातली गत वाजवायला सुरुवात केली। भूप राग गाया नहीं, भूप राग की जो गत है ये बजाने के लिए शुरू कर दिया। संगीत में बहुत सारे राग होते हैं, भूप राग है, भैरवी है, भीमपलासी है, बहुत सारे, मालकंस, यमन, बहुत सारे राग संगीत में है। इसमें भूप राग इसने लगाना शुरू कर दिया, मतलब ये वाद्य बजाने लगा। ये तेच ते सूर, मात्रेचाही फरक नाही, तो शांतपणे वाजवू लागला। देखिए ये भले ही नया स्टूडेंट था, अभी आया हुआ, इसको उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था बजाने का, लेकिन ये फिर भी एक कॉन्फिडेंस के साथ इस कंपटीशन में आता है, कार्यक्रम में आता है और ये बजाने के लिए तैयार होता है। थोड़ा सा डगमगा जाता है ज़रूर, लेकिन ये फिर भी आत्मविश्वास के साथ फिर से अपनी आंखें खोलकर सभी लोगों को देखकर ये बजाना शुरू करता है और अच्छे से ये बजाने लगता है। बिल्कुल भी उसमें फ़र्क नहीं होता है, बहुत अच्छी तरीके से ये बजाना शुरू कर देता है शांति से। आणि आजपर्यंत बसला नव्हता एवढा धक्का मला बसला। लेखक क्या कह रहे, देखिए, आज तक मुझे इतना शौक नहीं लगा था, उतना बड़ा शौक मुझे लगा, मतलब ऐसा धक्का मुझे लगा आश्चर्य का। कानावर विश्वास बसेना, मेरे कानों पर मेरा विश्वास नहीं लग रहा था। नज़रेवर ही बसेना, देखूं तो ये शिरीष ही बजा रहा है, सुनूं तो भी ये शिरीष ही बजा रहा है और इतना अच्छा बजा रहा है। जो कि ये नया स्टूडेंट है तो इसे थोड़ी सी गलती होनी चाहिए, लेकिन नहीं, ये बहुत ही परफेक्टली और सुंदर बजा रहा था। इसी बात को देखकर लेखक को आश्चर्य हो गया मन में, मतलब ये चौंक गए कि इतना अच्छा ये कैसे बजा सकता है। देखिए अभी आगे बताता है शिरीष इसके बारे में। पंचेंद्रिय तर दगा देत नाहीत ना, अशी शंका मनाला चाटून गेली। लेखक को लग रहा था कि मेरी जो पंचेंद्रिय है ये तो कहीं मुझे दगा नहीं दे रहे, मुझे ठीक से सुनाई तो दे रहा है। पंचेंद्रिय मतलब हमारे जो 5 सेंसरी ऑर्गन्स है, आइज़, ईयर्स, नोज, टंग, स्किन। आइज़, ईयर्स, नोज, टंग, स्किन, ये जो हमारे 5 सेंसरी ऑर्गन्स है उसे पंचेंद्रिय कहते हैं। पंचेंद्रिय, मेरे जो कान है ये कहीं बज तो नहीं रहे, ये ठीक से तो सुनाई दे रहा है मुझे, ऐसा उनको लग रहा था, ऐसा डाउट उनको आ रहा था। ऐसी शंका मतलब क्या, डाउट मेरे मन को लगा। माझ्या जागी तुम्ही असता किंवा आणखी कोणीही असतं तरी त्याच्या मनातही अशी शंका आली असती। तुम्हीच सांगा। सुमारे 10 महीन्यांपूर्वी शिरीष माझ्या विद्यालयात आला। देखिए लेखक अभी आगे बता रहे कि मेरी जगह अगर आप भी होते तो आपको भी ऐसे ही लगता, मतलब ऐसी ही शंका आपके भी मन में आते। आप ही बताइए, 10 महीने पहले ही शिरीष मेरे विद्यालय में आया हुआ था। तब की बात ये बता रहे, 10 महीने पहले क्या हुआ था। देखिए धीटपणे त्याने विचारले। ये डेरिंग करके ये शिरीष पूछता है कि आपणच का पी जनार्दन। इसने पूछा कि आप ही है क्या पी जनार्दन, मतलब ये इनसे मिलने के लिए जब पहली बार आया था उनके विद्यालय में, तब की बात लेखक बता रहे कि क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे हुआ था, कैसे बात इसने की थी, ये सभी बातें बता रहे। देखिए, आपणच का पी जनार्दन, शिरीष ने पूछा। मी सुहास्य मुद्रेने होय म्हणताच तो म्हणाला। मैंने हंसकर कह दिया। सुहास्य मतलब हंसकर मैंने कह दिया कि होय मतलब हाँ, मैं ही पी जनार्दन हूँ। माझे नाव शिरीष भागवत। शिरीष बात करने लगा कि मेरा नाम शिरीष भागवत है। घरी श्रीज म्हणतात, मुझे घर में सभी लोग श्री पुकारते हैं। मला
गाण्याची फार आवड आहे, मुझे गाना बहुत पसंद है। ये इनका संगीत विद्यालय था, तो यहाँ पर सीखने के लिए इसे एडमिशन चाहिए था, तो इसके कारण उनको मिलने के लिए आया हुआ था वहाँ पर। ये क्या कहता है कि आप ही हैं क्या पी जनार्दन? तो इसने अपना नाम बताया कि मैं शिरीष भागवत हूँ और मुझे घर पर सभी लोग श्री बुलाते हैं और मुझे गाना सीखना है। मुझे गाना गाने की बहुत इच्छा है। आवड़ असणे मतलब मैं बहुत लाइक करता हूँ, मुझे गाना गाना बहुत अच्छा लगता है, ऐसा ये कहता है शिरीष। देखिए आगे, तुला गाण्याची आवड आहे तर? इन्होंने पूछा कि तुम्हें गाना बहुत पसंद है तो? ये पूछते हैं लेखक। तो आगे देखिए शिरीष क्या जवाब देता है, माझ्यापेक्षा माझ्या वडिलांना मी शिकलेले फार आवडेल। इसने क्या जवाब दिया देखिए, मुझसे भी ज़्यादा मेरे पिताजी को इस बात की बहुत खुशी होगी कि मैं संगीत सीख रहा हूँ। इन्होंने पूछा कि तुम्हें संगीत सीखने की संगीत सीखने में रुचि है, संगीत में इंटरेस्ट है। तो ऐसा कहने पर यह कहता है कि मेरे पिताजी को बहुत अच्छा लगेगा अगर मैं संगीत सीखूँगा तो, ऐसा ये कहता है। त्याच्या चमत्कारिक उत्तराचे मला नवल वाटू लागले। इसका ये जो चमत्कारिक जवाब सुनकर मुझे बहुत आश्चर्य होने लगा। नवल वाटू लगने मतलब आश्चर्य होने लगा, चौंक गया मैं इसका ऐसा जवाब सुनकर। वो थोड़ा सा राग ही येऊ लागला और मुझे थोड़ा सा गुस्सा भी आया ऐसा उसका जवाब सुनकर। तो थोडा वेळ थांबून पुढे म्हणाला, मी आपल्याकडे शिकायला येईन, पण माझी एक अट आहे। मी शिकायला आलो की रोज माझ्याबरोबर माझे वडील पण येतील व शिकवणी चालू असताना वर्गातच बसतील। देखिए ये जो शिरीष भागवत इनके पास पहली बार जब आया था तब की ये बात बता रहे हैं कि शिरीष जब आया था तो इसने कहा था, थोड़ी देर रुक कर ये कहता है कि जब मैं आपके पास आऊँगा पढ़ने के लिए, मतलब संगीत सीखने के लिए हर रोज़ मैं अगर आऊँगा तो मेरी एक अट है मतलब मेरी एक कंडीशन है कि जब भी मैं आऊँगा मेरे साथ मेरे पिताजी भी आएंगे और वो इसी क्लास में मेरे साथ यहाँ पर बैठेंगे जब हमारा टीचिंग चालू होगा, मतलब हमारी ट्यूशन आप जब पढ़ाएंगे मुझे। शिकवणी मतलब टीचिंग करना, मतलब संगीत सिखाना। जब आप मुझे संगीत सिखाएंगे तो मेरे पिताजी यहीं पर इसी क्लास में बैठे हुए रहेंगे, ये मेरी कंडीशन है, ऐसा ये कहता है। आता मात्र मला राग आला। लेखक कहते कि अभी तो मुझे बहुत ही गुस्सा आया। मी जाणीवपूर्वक हसत म्हणालो, मान्य, तुझ्या अटी एकदम मान्य, पण त्यासाठी तुला महिना 50 रुपये फ़ी द्यावी लागेल। देखिए ये क्या कहते हैं, लेखक कहते हैं कि मैंने जानबूझकर हंसते हुए कहा। जाणीवपूर्वक मतलब क्या, जानबूझकर मैंने हंसते हुए कहा कि ठीक है, मुझे तुम्हारी ये जो कंडीशन है, ये अट मतलब क्या कंडीशन, ये मुझे मान्य है मतलब एक्सेप्ट है, मतलब एक्सेप्ट करता हूँ मैं ये, लेकिन तुम्हें इसके कारण मुझे 50 रुपये फ़ी देनी होगी, ऐसा ये कहते हैं लेखक। त्यासाठी तुला महिना 50 रुपये फ़ी द्यावी लागेल। तो अभी आगे देखिए शिरीष क्या कहता है। शिरीष ने कहा, कबूल, हाँ मुझे कबूल है, उद्यापासून मी येतो, माझ्याबरोबर वडील पण येतील बरं का। असं म्हणून माझ्या आश्चर्यचकित चेहऱ्याकडे न बघता शिरीष चटकन निघून गया। उसने कहा कि हाँ ठीक है, मुझे कबूल है, 50 रुपये देना है तो मुझे कबूल है, लेकिन मेरे साथ मेरे पिताजी भी आएंगे। इस बात का उसने फिर से खुलासा किया और ऐसा कहकर इसने लेखक के आश्चर्यचकित हुए चेहरे को न देखते हुए ये ऐसे ही चला गया। लेखक आश्चर्यचकित हुए थे कि ऐसा क्यों ये कह रहा है कि इसके पिताजी भी इसके साथ आएंगे, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है। ये कारण बाद में हमें पता चलेगा कि क्यों इसके साथ इसके पिताजी आते थे हमेशा हर रोज़। ये बात ये आगे बताता है शिरीष। दुसऱ्या दिवशी तो अगदी वेळेवर आला। दुसरे दिन ये बिल्कुल टाइम पर पहुंच गया। त्याच्याबरोबर एक वयस्कर आणि भारदस्त गृहस्थ आले होते जो इसके पिताजी थे। इसके साथ एक वयस्कर मतलब थोड़े एजेड और भारदस्त मतलब बहुत ही ऐसे ऊंचे पूरे ऐसे हाइट के ऐसे गृहस्थ इसके साथ आए थे, मतलब ये इसके पिताजी थे। शिरीष म्हणाला, हे माझे वडील नाना, ये मेरे पिताजी है नाना। आमचे नमस्कार झाले। एक अक्षर न बोलता नाना खुर्चीवर बसले। मी पण न बोलता व्हायोलिन काढले व शिरीषच्या हातात दिले। तो संगीत की क्लास शुरू हो गई और ये शिरीष और इसके पिताजी दोनों आते हैं इस क्लास में, लेकिन कुछ भी न बोलते हुए एक भी
अक्षर अपने मुंह से न निकालते हुए ये जो नाना थे, मतलब इसके पिताजी थे शिरीष के, ये कुर्सी पर बैठ जाते हैं। कुर्सी पर बैठ जाने के बाद लेखक ने क्या किया, वायलिन निकाला और इसको सिखाना शुरू कर दिया। त्याने बरोबर वही वगैरे आणलेली पाहताच माझा त्यांच्याबद्दलचा ग्रह चांगला झाला। ये जो शिरीष था इसने अपने साथ नोटबुक्स वगैरह सब लाया था, मतलब इसके कारण लेखक को ऐसा लगा कि हाँ, ये अच्छा है स्टूडेंट, ये पढ़ सकता है, सीख सकता है। पहिल्या दिवशी प्राथमिक माहिती व पहिला धडा दिल्यावर मी हातात वायोलिन घेतले। पहले दिन मैंने उसको बेसिक जो इन्फॉर्मेशन थी, प्राथमिक माहिती मतलब क्या, स्टार्टिंग की जो इन्फॉर्मेशन होती है, बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने उसको बता दी और फर्स्ट लेसन सिखाने के बाद मैंने उस वायोलिन हात में लिया। माझ्या विद्यालयात येणाऱ्या विद्यार्थ्यांना पहिल्या दिवशी स्वतःच वाजवून दाखवायचे अशी माझी प्रथा होती। देखिए लेखक क्या कह रहे हैं कि मेरे क्लास का एक नियम था, मतलब एक रूल था कि जो भी मेरे क्लास में एडमिशन लेते हैं तो उनको पहले बजा के दिखाना होता है। जो भी इंस्ट्रूमेंट है, जो भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, ये उनको पहले बजा कर दिखाना होता है कि कैसे बजाया जाता है। ये मेरी क्लास की ऐसी प्रथा थी, ऐसा रूल था। त्यामागील हेतू एवढाच की मला त्यांना सुचवायचे असते की नेटाने नीट टिकलात तर इतपत वाजवू शकाल। ऐसा करने के पीछे क्या उद्देश्य था? पहले दिन आए हुए बजा के दिखाना, इसके पीछे क्या उद्देश्य था इनका? देखिए लेखक बता रहे कि इनको एक ही बात बतानी थी कि अगर आप ठीक से, अच्छी तरह से कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंटली ये बात सीखते हो तो ही आप इसमें टिक पाओगे, ऐसा इनको स्टुडंट्स को बताना था। त्याप्रमाणे सुमारे 20 मिनिटे मी पीलू रागातली एक गत वाजवून दाखवली। इन्होंने गा के बताया कि कैसे बजाया जाता है। तो इनको स्टूडेंट को ये बताना था कि आप कोई भी काम अगर आप कंटिन्यूअसली करते हो, नेटाने मतलब अच्छी तरह से करते हो, टिकते हो इस काम में, तो ही यहाँ तक आप बजा सकते हो, ऐसा इनको बताना था। इसी के कारण इन्होंने ऐसा रूल, ऐसी प्रथा थी इनके क्लास की कि जो भी पहले स्टूडेंट आता है तो पहले दिन उनको बजा के दिखाना होता है। त्याप्रमाणे सुमारे 20 मिनिटे मी पीलू रागातली एक गत वाजवून दाखवली। जीवाचे कान करून नाना ऐकत होते व शिरीष माझ्याकडे व नानांकडे आळीपाळीने बघत होता। ये जो शिरीष था ये इनकी तरफ देख रहा था, नाना मतलब उसके पिताजी की तरफ, और उस लेखक की तरफ देख रहा था बहुत ही अच्छे से। जीवाचे कान करून नाना ऐकत होते। जीवाचे कान करने मतलब ध्यान देकर सुन रहे थे। ये जो नाना थे मतलब शिरीष के पिताजी, ये बहुत ध्यान देकर सुन रहे थे। तो शिरीष, ये जो शिरीष था ये मुझे और नाना दोनों को देख रहा था। मी वायोलिन खाली ठेवले व नानांकडे पाहिले। मैंने वायोलिन नीचे रख दिया और मैंने नाना की तरफ देखा और उनसे बात करने की कोशिश करते देखिए ये आगे त्यांच्या चेहऱ्यावर तृप्तीचे समाधान स्पष्टपणे दिसत होते। इनके चेहरे पर मुझे संतोष दिख रहा था, मतलब समाधान मतलब क्या, संतोष, तृप्त ये दिख रहे थे कि सुनकर उनको अच्छा लगा था। आपण जाऊया आता, शिरीष म्हणाला व पिता पुत्र उठले। ये जो दोनों पिता पुत्र थे, शिरीष और उनके पिताजी, इन दोनों ने मतलब शिरीष ने कहा कि अभी हम निकलते हैं क्लास ख़त्म होने के बाद। मीच आपण होऊन विचारले। तो शिरीष के पिताजी तो कुछ बात नहीं कर सकते थे, तो लेखक ने खुद सामने से पूछा। देखिए लेखक क्या पूछते हैं इनको, कसं काय वाटलं एकंदरीत, ऐसा लेखक पूछते हैं कि कैसा लगा आपको, मैंने जब बजाया तो आपको कैसा लगा सुनकर, ऐसा लेखक ने पूछा। तो देखिए अभी आगे क्या होता है, बहुत इम्पॉर्टंट बात है। वाह उत्कृष्ट, त्याबद्दल प्रश्नच नाही, शिरीषनेच मध्ये उत्तर दिले। देखिए शिरीष ही बीच में जवाब देता है। ये बात गौर करने की है कि इसके पिताजी कुछ भी नहीं बोलते, लेकिन हर बात का जवाब शिरीष ही देता है। शिरीष ने क्या कहा, वाह बहुत उत्कृष्ट मतलब बहुत एक्सेलेंट, बहुत ही अच्छा आपने बजाया, उसका तो सवाल ही नहीं है, ऐसा इसने कहा। मला त्याच्या आगाऊ स्वभावाचा राग आला। लेकिन लेखक को तो ये बात पता नहीं है कि उसके पिताजी ने क्यों नहीं बोले, इसके पीछे का कारण उनको पता नहीं है। इसी के कारण लेखक को उसका ये जो स्वभाव है, ये बर्ताव है, उसका गुस्सा आया। आगे देखिए क्या होता है। आपण कुठं असता कामाला, भोचकपणे शिरीष पुन्हा म्हणाला। तो शिरीष ने बीच में सवाल पूछ दिया फिर से कि आप कहाँ पर काम करते हो। मला वाटले की मध्ये मध्ये बोलल्याबद्दल नाना शिरीषला दम भरतील, पण त्या उलट ते कौतुकाच्या नजरेनेच त्याच्याकडे पाहत होते। देखिए जब ये पूछता है कि आप कहाँ पर काम करते थे,
तो मुझे ऐसा लगा, लेखक कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लगा कि नाना भी इसको डांटेंगे कि दो बड़ों के बीच में तुम क्यों बातें कर रहे हो, क्यों बोल रहे हो। तो ऐसा करने के बजाय नाना इसकी तरफ अच्छे से देख रहे थे, कौतुक मतलब क्या, उसकी प्रशंसा करते हुए उसको देख रहे थे, प्रशंसा की नजरे से देख रहे थे। नियमितपणे रोज पिता पुत्राची जोडी येऊ लागली। तो ऐसे इनकी संगीत क्लासेस जो थी ये शुरू हो गई, संगीत सिखाने लगा मैं उसको। शिरीषची प्रगती पाहून मात्र प्रसंगी मी पण आश्चर्यचकित होत होतो। शिरीष इतना मन लगा के ये सब संगीत विद्या सीखता था, तो ये देखकर मैं भी कभी चौंक जाता था। त्याचा हात वाजवायला अतिशय हलका होता आणि माझ्या सर्व विद्यार्थ्यात त्याची आकलन शक्ति तर फारच दांडगी होती। लेखक कह रहे शिरीष के बारे में, देखिए भले ये नया स्टूडेंट था, लेकिन सभी स्टूडेंट्स में ये बहुत ही चालाक था, होशियार था, और उसका हाथ बहुत ही अच्छी तरह से उस म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट पे बजता था। और सभी स्टूडेंट्स में इसकी जो आकलन शक्ति है, आकलन शक्ति मतलब क्या, ग्रास्पिंग पावर, अंडरस्टैंडिंग पावर, कोई भी चीज़ अंडरस्टैंड करने की जो पावर होती है, ग्रास्पिंग पावर, उसे आकलन शक्ति कहते हैं। उसकी जो ग्रास्पिंग पावर है ये बहुत ही अच्छी थी। ये झटक से समझ जाता था, फटक से समझ जाता था कि कैसे बजाना है। नाना रोज त्याच्याबरोबर येत व एक अक्षरही न बोलता शांत बसून राहत। मी पण त्यांच्याशी बोलत नसे। ये जो इसके पिताजी थे शिरीष के, ये हर रोज़ उसके साथ आते थे और हर रोज़ उस क्लास में बैठते थे और संगीत सुनते थे, लेकिन कुछ भी बात नहीं करते थे, एक अक्षर भी नहीं अपने मुंह से निकलते थे, एक शब्द भी नहीं बोलते थे, ऐसा लेखक कह रहे। अभी आगे देखिए क्या होता है। जब ऐसी इसकी टीचिंग चालू है शिरीष की, और ये कैसे सीखता है और क्या होता है कि उसको फर्स्ट अटेम्प्ट में इन्होंने गाने के लिए दिया, ये सभी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहाँ तक का पार्ट हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। आगे के वीडियो में हम ये देखेंगे कि कैसे शिरीष सभी बातें सीखता है अच्छी तरह से, और जब ये कार्यक्रम में पेश करने के लिए स्टेज पर जाता है तो उसे क्या हुआ ऐसा कि उसका कॉन्फिडेंस गया, और फिर उसने ध्यान में कुछ सोचा और उसका कॉन्फिडेंस फिर से वापस आ गया, और लेखक को क्यों ऐसे लग रहा था कि ये गा नहीं पाएगा। ये सभी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आगे इसने बताया, लेखक ने बताया है इन्होंने आगे कि कैसे शिरीष ये सभी बातें सीखता है और कैसे परफॉर्म करता है। तो यहाँ तक का पार्ट यहाँ पर ख़त्म होता है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़, एंड गुड बाय।